नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, उड़ते रहते हैं तितलियों की तरह। कब से बैठा हुआ हूँ मैं जानम, सादे कागज पे लिख के नाम तेरा, एक तेरा नाम ही मुकम्मिल है, इससे बेहतर तो नज्म क्या हो। हमारी प्रॉब्लम है कोमल, हम क्या करते हैं, जिससे चाहते हैं ना, हम चाहते हैं वो रुक, जिस वक्त उसे चाहा था उस वक्त वो जैसा था वो वैसा ही, जब वो बदलने लगता है तो हमको बड़ी तकलीफ। Falling in love is easy, but how to stay in love? सबसे बड़ा अगर कोई हादसा है तो वो प्यार होकर भी रिश्ता न हो पाना नहीं होता है, वो रिश्ते में प्यार का मर जाना। Why it is so hard to forgive and forget? तो वो अपने बॉसेस में हाँ, यही माँ बाप फिर देखना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और वो मिलता नहीं और वो है। मिलता नहीं। अब माँ को ही बीच बीच में सास होने की झलक दिखा देनी चाहिए ताकि बाद में जाके बेटा या बेटी, सिर्फ लड़की के लिए नहीं, बेटा या बेटी अपनी सास में माँ को ढूंढने की कोशिश ना करे। ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स का एड तो बहुत दुख होता है। आप लाइन सुनिए, एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक अधूरी होती है। व्हाट द हेल। हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर संदीप अत्रे, हु इज़ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, ऑथर ऑफ 2 बुक्स, और उन्होंने 50+ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है EQ से रिलेटेड। तो सर, वेलकम टू द कोमल शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। एंड मुझे आपके बारे में, मैं आपको काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, आपकी लर्निंग्स हमारे बहुत काम आती है डे टू डे लाइफ में। तो आई थॉट आपको एक बार इस पॉडकास्ट में बुलाया जाए। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच सर। तो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? बिकॉज आई नो यू आर को फाउंडर ऑफ एज मेकर्स एज वेल। सो फ्रॉम द CH एज मेकर्स, सो फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड यू गॉट इनटू साइकोलॉजी। हाउ वाज इट, हाउ वाज द जर्नी? कोमल, मुझसे सवाल किसी ने आज से काफ़ी बरस पहले पूछा था कि मैं अपने करियर को किस तरह देखता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा था कि अगर मेरा करियर जो है वो 40 साल का है तो मैं अपने करियर का आधा हिस्सा ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ और फिर अगला आधा हिस्सा लोगों तक ज़्यादा, यानी पहले एक्सटेंट और उसके बाद फिर कॉन्वर्जेंस। वाह। तो कोशिश ये थी कि ज़िंदगी का डायमंड जो है वो डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस के साथ पूरा किया जाए। और मेरी पहचान के 3 हिस्से हैं। पहला, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। दूसरा, मैं सोशलिजेंस नाम के एक ई-लर्निंग वेंचर का को-फाउंडर हूँ। और CH एज मेकर्स, जो कि पिछले 27 साल से ज़्यादा वक्त से कोचिंग इंडस्ट्री में है, उसका को-फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तो ये 3 मेरी पहचान के हिस्से हैं और ये सारे जो हैं वो साथ चले हैं। और आपने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, यू आर ऑल्सो इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड अदर स्टफ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल। तो सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जर्नी साइकोलॉजी तक कैसे पहुंची, हाउ यू गॉट इनटू दिस फील्ड एंड व्हाई यू थॉट यू शुड गेट इनटू दैट? देखिए, हर इंसान को इवेंचुअली अपने फितरत की तरफ मुड़ना चाहिए। जितना आप अपने फितरत की तरफ जाते जाएंगे उतना ज़्यादा फुलफिल्ड और सक्सेसफुल होते जाएंगे। आप जितना अपनी फितरत से दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप मिजरेबल और अनसक्सेसफुल होते जाएंगे। मुझे लगता है मेरी फितरत मुझे ऑलमोस्ट टीनेज से पता थी। पर होता क्या है कि कई बार आपको सही चीज़ें करने के लिए भी जो है वो सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। आज आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 साल में जिस तरह से मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और उसकी इम्पोर्टेंस का जो एक्नॉलेजमेंट आया है वो उसके पहले कभी नहीं आया था। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस नए दौर में जहाँ पर उसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर उस तक पहुँचने की यात्रा के दौरान मुझे लगता है कि साइकोलॉजी थोड़े लेट आई और उसके पहले जो है वो ट्रेनिंग और कंसल्टिंग रही। तो सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपकी डेफिनेशन? कोमल, 2 वर्ड्स अपने आप ही बता देते हैं। हाँ। कि जब आप अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूटिलाइज कर सकते हो तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप जो हैं वो ये जाने कि एट द एंड ऑफ द डे पंखा जो है, पंखे का एक स्विच है जो कि ऑन है और ऑफ है, लेकिन फिर एक रेगुलेटर भी है जिसमें पंखा 1 पर भी चल सकता है, 2 पर भी, 3 पर, 4 पर और 5 पर भी, और जब ज़रूरत पड़े तो फिर 3 पर भी किया जा सकता है और फिर 5 पर किया जा सकता है। तो अपनी सेंसिटिविटी को रेगुलेट करने की क्षमता
जिसमें सेंसिबिलिटी का रेगुलेटर लगा हो, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके सर। होता ऐसा है कोमल कि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बात करें तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो शेर ये है कि अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को जो है वो चुनना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के इमोशंस को किस तरह से जिया जाए, कब कितना जिया जाए। हाँ। तो वो जो है मुझे लगता है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होने का बेसिक तरीका है कि व्हाट तो हमेशा सेम रहेगा, yes. पर हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच वो इंसान को क्लियर। तो सर हम इसी लूप में एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव इट टू अवर पार्टनर, अवर स्पाउस और अवर किड्स? दैट्स सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कौन सा एक गिफ्ट है जो आप अपने स्पाउस या अपने बच्चों को दे सकते हैं? उनमें आने वाले बदलाव को बर्दाश्त करने की काबिलियत। हमारी प्रॉब्लम है कोमल, हम क्या करते हैं, जिसे चाहते हैं ना, हम चाहते हैं वो रुक जाए। जिस वक्त उसे चाहा था उस वक्त वो जैसा था वो वैसा ही रहे। जब वो बदलने लगता है तो हमको बड़ी तकलीफ होने लगती है। मुझे लगता है कि एक स्पाउस, एक पार्टनर, कंपेनियन या एक बेटा बेटी, उसकी तरफ आप सबसे काइंड जेस्चर जो एक्सटेंड कर सकते हैं वो है उसके अंदर आने वाले बदलाव को बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना और फिर धीरे धीरे चेरिश करना, सेलिब्रेट करना। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अब हो सकता है आप लोगों को शायद अजीब लगे सुनने में, लेकिन कई बार जब एक टीनेज में आता हुआ बच्चा आपको पहली बार पलट के जवाब देता है तो माँ बाप को दुख होता है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि उनको दुख क्यों होना चाहिए। भाई आज आपने उससे पूछा कि बेटा जो है वो तुम्हारे लिए भिंडी की भाजी बना दूं, और वो कहता है कि मम्मी मुझे भिंडी की भाजी पसंद नहीं है। पर तुझे तो बहुत पसंद थी हमेशा से, ये क्या हो गया है तुझे? तू बहुत बदल गया है। अरे पहले तो भिंडी जो है वो हर दूसरे दिन बनवाता था। अब ये लाइन देखिए कैसे आ रही है। पहले तो बच्चा उसके बाद सच बोलना बंद कर देता है। वो बड़ा अच्छा शेर है, दैट सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को बात जो दिल से निकलती है बुरी लगती है। तो बच्चा बोलता है कि अब भाई मुझे सच नहीं बोलना, अब मुझे ना सच भी सोच के बोलना पड़ेगा। उसके बाद से माँ के साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए अलग हो जाता है। भाई उसके सच को स्टमक करना वो भी तो माँ का काम था, वो भी तो पिता का काम था। तो जब भी कभी बच्चा बड़ा होता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। मुझे अचानक से याद आया कि एलन मित्तल जो हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका बेटे जो आदित्य मित्तल है वो उनकी कंपनी के सीएफओ। तो शिरीन भान, जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं वैसे शिरीन भान एक बड़ी वो रही हैं, मेरे ख्याल में सीएनबीसी की बहुत अच्छी इंटरव्यूअर रही हैं, करस्पॉन्डेंट रही हैं। वो इंटरव्यू ले रही थी एलन मित्तल जी का। तो उन्होंने मित्तल साहब से पूछा कि आपकी जो कंपनी है उसके सीएफओ आपके खुद के बेटे हैं, तो आप दोनों की इतनी अच्छी इक्वेशन है प्रोफेशनल, इसका राज क्या है? तो मित्तल साहब का कहना था, माई एबिलिटी टू फॉरगेट दैट आई हैव सीन दिस बॉय इन डायपर्स। पर हमारे यहाँ तो उल्टा है। हमारे यहाँ तो पलट के अगर एक बार बच्ची कुछ कह दे तो पिता जो है वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि तुम वही हो जिसका हाथ पकड़ के हमने चलना सिखाया था, और अब तुम हमें सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो एक इंसान को अपने बच्चे या अपने स्पाउस में या पार्टनर में या कंपेनियन में आने वाले बदलाव को बर्दाश्त, फिर एक्सेप्ट, फिर चेरिश और फिर सेलिब्रेट करना आना चाहिए। थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहूँगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे शेर बहुत पसंद है कि माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई एक इंसान एज भी हो रहा है अगर, तो वो एजिंग इंसान भी उतना ही अच्छा लग सकता है आपको, एक मैन हो चाहे वुमन हो। अब मैन जो है उसको बार बार याद दिलाना कि तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, जरा डाई लगाया करो। एक वुमन को बार बार याद दिलाना कि भाई तुम्हारी टमी निकल रही है या तुम्हारी डबल चिन निकल रही है, ये कहाँ का दस्तूर आ गया है हमारे यहाँ। तो आने वाले बदलावों को जो है वो बाकायदा चेरिश किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है जो आप दे सकते हैं। बच्चों को दिया जा सकता है, बच्चों को, स्पाउस को। So you have to listen, you have to adapt, and you should not reach to any conclusion what they are saying, else they'll stop telling us the truth. हाँ, और साथ ही साथ वो जो है वो बंद कर देते हैं। वो जहाँ बदलना बंद हुआ है वहाँ रिश्ता जो है वो एक ठहरे पानी की तरह हो जाता है, इवेंचुअली सड़ जाता है। और कहते हैं ना कि पहले हम बोलते हैं कि आप काफ़ी चेंज हो गए हैं, आप काफ़ी बदल गए हैं। हम नॉर्मली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं आप काफ़ी बदल गए हैं। तो
वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है। बदलना तो चॉइस ही नहीं है कोमल, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अडेप्ट करना ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक तरीका है। आज बच्चों को ही लेके देखिए, साहिर लुधियानवी साहब की इतनी खूबसूरत नज़्म है जो हम सब ने सुनी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। उसका एक अंतरा जो किसी ने नहीं सुना है, जो सिर्फ उनकी किताब में है, वो कितना खूबसूरत अंतरा है। हर नस्ल एक फसल है धरती की, हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है, जीवन एक महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है, पल दो पल मैं जो सुना पाया इतनी ही सआदत काफ़ी है, पल जो दो पल तुमने सुना मुझको इतनी ही इनायत काफ़ी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। यानी हम सब पल दो पल के शायर हैं। आज आप और मैं जो हैं वो अगर अपने 40s में हैं, फिर 50s में जाएंगे, तब वहाँ से एक नई जनरेशन आ रही है, वो नई फसल आ रही है, और वो जब फसल आ रही है तो ये वाली फसल जो है वो धीरे धीरे अब जाएगी, और ये इस फसल और इस फसल के बीच का जो फासला है, वो फासला ही तो खूबसूरती है जिंदगी की। वेरी ब्यूटीफुल सा। और कभी हम इतने सारे ये सॉन्ग सुनते हैं बट कभी उसकी गहराइयों में नहीं जाते, मर्म में नहीं जाते ना, मन में नहीं जाते। सो इसी रिगार्ड में मैं बात करूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की, वेदर इट्स लाइक स्पाउस और वेदर इट्स आज की जनरेशन जो दे आर फॉलिंग इन लव वेरी इजीली। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क, लाइक फॉलिंग इन लव इज इजी बट हाउ टू स्टे इन लव? That's another beautiful question, क्योंकि आप प्यार में पढ़ना आसान है, लेकिन प्यार में रहना जो है वो कैसे होता है? And I'm like asking you out in like in every sense, like if we talk about youth also, they are, देखा जाए तो every week they are falling in love, and even if we talk about as हमारे पर्सपेक्टिव से कि when कभी हमें प्यार हुआ था, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद उसमें relationships में there are so many relationship crises which we are facing now, and we are unable to sort it out somewhere. So sir, is there anything you would like to? बहुत अच्छी बात। मेरा मानना है इसका जवाब फिर पिछले सवाल के जवाब से आगे बढ़ता है, और वो है किसी के बदलाव को बर्दाश्त, एक्सेप्ट, चेरिश और सेलिब्रेट करने की काबिलियत। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिश्ता भी एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, वो भी बदलेगी भाई। एक नेचुरल फूल और एक जो आर्टिफिशियल फूल है, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क यही है ना कि नेचुरल फूल जो है वो अपने आप उगेगा, वो अपने आप अपना ब्लॉसम करेगा और फिर मुरझाएगा और फिर अगला फूल आएगा। तो देखा जाए तो आर्टिफिशियल तो कोई बदलेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है अगर रिश्ता ना बदले तो मुझे पक्का यकीन है कि आर्टिफिशियल है। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब अगेन बहुत खूबसूरत शेर है कि उसी मुकाम पर कल देख कर मुझे तन्हा, बड़े उदास हुए फूल बेचने वाले। तो एक वो वाला वक्त होता है जब आप जो है वो फूल खरीद के देते हैं, है ना? आप फूल खरीद दे रहे होते हैं। तो अब आज उसी मुकाम पर मुझे देखकर मुझे तन्हा, बड़े उदास हुए फूल बेचने वाले। लेकिन फिर डॉक्टर सलमान अख्तर एक बहुत अमेजिंग साइकोएनालिस्ट हैं, वन ऑफ माय रोल मॉडल्स। उनकी एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, वो मुझे अच्छी लगती है कि ऐसा नहीं है उनसे मोहब्बत नहीं रही, पहले सा जोश पहली सी शिद्दत नहीं रही। तो भाई ये तो बदलेगा ना। आप 20s वाला लव जो है वो अगर न्यूरोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखूं मैं, तो वो डोपामीन वाला लव है, इश्क वाला लव, वो क्या है, सोज वाला और वो वाला जो है, तो वो जो है उसमें डोपामीन वाला लव है। यू लुक फॉरवर्ड टू अटेनिंग समथिंग। उसके बाद वाला ऑक्सीटोसिन वाला लव है, जहां पर दो लोग साथ में आते हैं। फिर सेरोटोनिन वाला लव है, जिसमें एक दूसरे का होने की जो प्राइड है उसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ होते हैं। और फिर बाद में जो है एंडोर्फिन वाला लव है, यानी दोनों मिलके सारे जो है वो चैलेंजेस साथ में सहन करते हैं। तो ये प्यार अलग अलग वक्त पे अलग अलग शक्ल लेगा, और उस अलग अलग वक्त पे लेने वाली अलग अलग शक्ल की तरफ आप अगर ध्यान से देखते रहेंगे तो अपने आप ही दोनों का प्यार बना रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे और लेते हैं। आप ही मुझे बताइए, क्या ऐसा नहीं होता है कि हम किसी दिन अपने स्पाउस के साथ बैठकर, या अपने पार्टनर या अपने कंपेनियन के साथ, मैं स्पाउस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिलेशनशिप के आजकल बहुत तरीके हैं, आप जस्ट लिमिटिंग इट टू मैरिज मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन, है ना? तो आप जो भी अपने पार्टनर हैं उसके साथ जब बैठे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता ना, कि ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आप जो है वो किताब पढ़ रही होती हैं और आपका पार्टनर जो है वो टीवी देख रहा होता है, पर फिर भी साथ होने का एहसास बना रहता है। और ऐसा भी वक्त होता है जहां आप दो लोग जो हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर कुछ होता है जो कि अंदर जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता है। तो अगेन डॉक्टर अख्तर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि व्हेन पीपल फॉल इन लव दे लुक एट ईच अदर, व्हेन दे आर स्टेइंग इन लव they sit together and look at the same thing, and when they have fallen out of love they sit together and look at different things. तो आप ज़हनी तौर पे
आप जहनी तौर पे एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। हाँ। और वो मुझे लगता है कि वो स्टे इन लव का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ। छोटे सा एग्जांपल लेता हूँ भाई, एक खूबसूरत शेर है, शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो। यानी क्या है, इंसान क्या इमेजिन कर रहा है सामने वाले के दामन में शफक और धनुक और महताब और घटाएं और सब कुछ। ये वो शुरुआत वाला प्यार है। हाँ। जब वक्त बीत जाता है काफी सारा, हाँ। तो गुलजार की एक बड़ी छोटी सी नज़्म है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ। वो प्यार का बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। वो नज़्म है, नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, लफ्ज़ कागज़ पे बैठते ही नहीं, उड़ते रहते हैं तितलियों की तरह। कब से बैठा हुआ हूँ मैं जानम, सादे कागज़ पे लिख के नाम तेरा, एक तेरा नाम ही मुकम्मिल है, इससे बेहतर तो नज़्म क्या होगी। ब्यूटीफुल। बस वो एक नाम है, उस नाम से आप बुला लो सामने वाले को, तो सामने वाले को लगता है कि जुड़ाव जो है वो पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो धीरे धीरे लफ्ज़ कम होते जाते हैं, धीरे धीरे एहसास बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे जेस्चर्स बढ़ते जाते हैं, और स्टेइंग इन लव में फिर वहीं पर आकर बात रुकेगी। हाँ। कि रिश्ते के बदलते हुए स्वरूप और प्रारूप, फॉर्म और फॉर्मेट की तरफ रिस्पेक्टफुल होना बेहद जरूरी है। रिस्पेक्ट, ये सब मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन, मतलब एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई है कि मुझे एक शायरी याद आ रही है कि जब तो कोई रिश्ता न था तब तरसती थी नज़रें उनके लिए, और अब ऐसा रिश्ता है कि हमने देखना भी छोड़ दिया। माय गॉड, लेकिन घूरना चालू है ना? ये बड़ी अजीब बात है, ये देखना छोड़ दिया लेकिन घूरना चालू है, कि घूरना शुरू हो गया है। और एक घर में है या एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन वी आर नॉट एक दूसरे की तरफ नहीं है। हाँ, पर वही आपने बिल्कुल सही कहा, वो रिश्ता बदल रहा है, और रिश्ते जब बदलते हैं तब उनसे पहले सा जो है वो पहली से मोहब्बत मेरे महबूब मत मांग वाला जो एक शेर है, वो बिल्कुल वही अप्लाई होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक टाइम तो तरस रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ देखने के लिए, फिर एक दूसरे के साथ होते हैं पर देखते साथ होते हैं तो आफ्टर एन इयर्स एंड इयर्स यू आर लाइक, हाँ बिल्कुल, आप साथ में होके भी साथ में नहीं है। और देयर सो मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू दिस relationship crisis if we talk about, और इतना सोशल मीडिया के बाद everything is so easily available, you look out for an option, you will get an option. So I think somewhere हम लोग अपने values खो रहे हैं through this. values खो रहे हैं, साथ ही साथ लोग ये बात नहीं समझ रहे कि सबसे बड़ा अगर कोई हादसा है तो वो प्यार होकर भी रिश्ता न हो पाना नहीं होता है, वो रिश्ते में प्यार का मर जाना होता है। हाँ। कि रिश्ता रह जाए और प्यार मर जाए। हाँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो एक बड़ा क्राइसिस है। सो एनीथिंग फॉर यूथ, जो आज का यूथ है जो रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी डिसबैलेंस हो रखा है, ऊपर नीचे हो रखा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम विकास के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गई आज के टाइम में रिलेशनशिप्स को लेके। तो सर एनीथिंग आप कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, प्यार के जैसा मैंने कहा है कि बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसा मैंने अभी बताया, डोपामीन वाला प्यार, ऑक्सीटोसिन वाला प्यार, हाँ, सेरोटोनिन वाला प्यार, और फिर डॉर्फिन्स वाला प्यार। पर शुरुआत में डोपामीन वाला प्यार होता है भाई, वो डिम्पल के साथ आता है, पिंपल के साथ चला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भी एक एहसास है जिसको हम जैसे लोग जो कि अब बड़े हो गए हैं, बूढ़े ना भी कहूँ तो हम जैसे लोग जो बड़े हो गए हैं, वो लोग उस एज ग्रुप के प्यार की तरफ जिस तरह से डिसमिसिव होने लग गए हैं, क्रिटिकल होने लग गए हैं, उस पर मुझे सख्त एतराज़ है। क्योंकि जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं हुआ वो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल कैसे होगा? भाई आज आप उस 17 साल की उम्र के साथ जो है वो जो बाली उम्र जिसको कहते थे टिपिकली, उसमें आती हुई लड़की या आता हुआ लड़का जब एक शख्स को देखकर उसका दिल पहली बार धड़कता है, जब पहली बार अचानक से एक सांस रुक जाती है, ये वाले प्यार को हम अपनी दूरबीन से कैसे देख सकते हैं? ये वाला प्यार तो 17 साल का लड़का या लड़की ही समझ सकते हैं। भाई आज हम जैसे लोग ये कैसे कहते हैं कि वो जो 21 साल का लड़का या लड़की है वो जिस तरह का प्यार करता है वो प्यार गलत है? क्योंकि जिस दौर में हम लोग 17 साल के थे और जिस दौर में वो लोग 17 साल के हैं, वो दौर भी तो बदल गया। हाँ। और अगेन उस बदलाव को बर्दाश्त करने की काबिलियत तो हमें लगेगी ना। हैविंग सेड दैट, मुझे एक चीज की चिंता जरूर है, वो आपसे बता देता हूं। सबसे बड़ी क्राइसिस मेरे हिसाब से एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर कोई अब आई है तो वो ये आई है कि पहले सेक्स जो है वो प्यार का हिस्सा था। अब सेक्स कैन स्टैंड अलोन
away from the emotion of love, to me, that is, I won't say a dangerous thing, but that is one thing which runs a danger of bringing us back to animal of social animal that we are. Yes. तो ये जो नई पौध है, इसको एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है उर्दू में, जो जिन्स है. जिन्स मतलब शारीरिक इच्छा जिसको हम कहते हैं, जो पुल करती है दो लोगों के एक तरफ. इसका प्यार से अलग हो जाना, वो मुझे बड़ा डराता है. तो मुझे ऐसा लगता है, आप जितने लोग यंग लोग सुन रहे हैं, क्या है, थोड़ा पेशेंस के साथ एक रिश्ते को अलग अलग फेजेस से बढ़ते हुए उस हद तक पहुंचने दीजिए. जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है. Beautiful. Sir, if I talk about general perspective, I have one question. Why it is so hard to forgive and forget, and especially in today's world? Forgive and forget. Yeah. भाई ह्यूमन ब्रेन जो है वो कोमल याद रखने के लिए बना है. इनफैक्ट मेरे पास कोई क्लाइंट आज तक ऐसा नहीं आया जिसने मुझे ये कहा है कि डॉक्टर अत्रे, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो मुझे याद नहीं आ रहा. वो हमेशा मुझसे कहता है मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, है ना. तो ह्यूमन ब्रेन इज़ वायर्ड टू रिमेंबर. उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो हाउ टू फॉरगेट एंड हाउ टू फॉरगिव, ये तो एक मेजर चैलेंज है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है. पहले मैं इस बात पे लेता हूँ हाउ टू फॉरगेट. मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपने कहा, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू फॉरगेट समबडी. देखिए, इसलिए आप किसी को भुला नहीं सकते क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर शख्स जो आता है वो हमें कोई सबक देके जाता है. उसके ज़रिए या उसके साथ हम इवॉल्व होते हैं. और जब जब उस सबक को हम याद करेंगे या उस इवोल्यूशन को पीछे जाके ट्रेस करेंगे, तो वो पर्सन जिसके साथ वो हुआ था वो अपने आप ही इन्वोक हो जाएगा. क्योंकि भाई ह्यूमन ब्रेन जो है वो चीज़ों को एसोसिएटिव तरीके से स्टोर करता है. तो इसलिए फॉरगेट करना तो मुश्किल ही होता है. और अब दिक्कत ये है कि फॉरगिव करना क्यों मुश्किल है. फॉरगिव करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंसान वो सबक कभी नहीं भूलता जो उसने सुबक के सीखे, जिसने उसे रुलाया, जिसने उसे अकेलेपन का एहसास कराया. तो उन सबक को देखा जाए तो वहाँ पे अब एक और नई चीज़ जुड़ गई. वहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी होने के अलावा वहाँ पर इमोशनल मेमोरी भी जुड़ गई. तो अब तो भूलना और भी मुश्किल है. बट ये हम एक तरह से इसमें सेल्फ हार्म करते हैं अपने आप को. देखिए, सेल्फ हार्म करना, आइदर वी आर हार्मिंग अवरसेल्व्स और वी आर ट्राइंग टू हार्म अदर, ये अलग है. मतलब भूलना और माफ करना और रंज रखना अलग चीज़ है. जैसे कोमल, मेरी खुद की ज़िंदगी में, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर मेरी खुद की ज़िंदगी में से बहुत लोग हैं जिनको मैं आज तक माफ़ नहीं कर पाया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. पर क्यों करना ज़रूरी है भाई? मेरा उनके साथ रिश्ता बड़ा नॉर्मल है, लेकिन माफ़ तो नहीं कर पाया. पर उसकी वजह से रंज तो नहीं रख रहा. ये हमेशा एक्सट्रीम क्यों, आइदर और क्यों, एंड भी तो चल सकता है ना. जैसे अब उसी एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता. तो भाई वो थोड़ा सा आपस का कुछ है, लेकिन वो तो बना रहेगा ना. अभी डॉक्टर सलमान अख्तर की बात कर रहा था मैं, जो कि जावेद अख्तर साहब के छोटे भाई हैं. वो तो खुद साइको एनालिस्ट हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े साइको एनालिस्ट में से एक हैं. उनकी और जावेद साहब की बरसों से बातचीत बंद है. अब कोई मुझसे कहे ये तो गलत बात है. अरे पर क्यों गलत बात है? आप आइडियलिज्म क्यों डाल रहे हैं? आप किसी को माफ नहीं कर पाए हैं पर उसके साथ आज भी रिश्ता चल रहा है. किसी को नहीं भूल पाए हैं पर किसी और रिश्ते में चल रहे हैं. ये तो नेचुरल है. आप रंज मत पालिए. देखिए, फॉरगेट और फॉरगिव में जब आप वेंजियंस डाल देते हैं, बदला लेने की ख्वाहिश, लेवल करने की ख्वाहिश, किसी को वापस से याद दिलाने की ख्वाहिश, जताने की ख्वाहिश, किसी को फिर पीछे ले जाकर उसे बीट करने की ख्वाहिश, वहां वो जो तड़के लग जाते हैं जब, और वो जब राई जो है वो उछलती हैं, तड़का लेते हैं, वो राइयां जो उछल रही हैं, उससे सारी प्रॉब्लम है. उन राइयों के पीछे की गहराइयों में तो जाइए, उसके पीछे कुछ और निकलेगा. फॉरगेट और फॉरगिव नहीं निकलेगा. ये मुझे आज एक बहुत ही अच्छा लेसन मिला है, क्योंकि मुझे लोग कहते थे कि मैं समटाइम्स होता है कि मैं माफ़ नहीं कर पा रही किसी को, तो वो कहेगा नहीं माफ़ कर दो, वो आपके लिए अच्छा है. तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू फॉरगिव समवन. नहीं, अब जिसने भी ये कहा होगा पक्का उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी.
Yes. So एक क्वेश्चन मेरा है related to the people who are working, either they are working for some companies. Why mostly people they don't like their bosses? Most of the chunk they don't like their bosses. What is the reason behind that? आप इस क्वेश्चन को एक्सपैंड भी कर सकती थी कोमल कि व्हाई पीपल डोंट लाइक देयर बॉसेस एंड व्हाई दे डोंट लाइक देयर मदर्स इन लॉ, ठीक है ना? मतलब ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसका एक्सटेंशन है। लेकिन देखिए बॉसेस को लोग क्यों जो है वो डिसलाइक करते हैं। आई वुड ऐड मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बॉसेस, एनीथिंग विद लॉ, एनीथिंग विद लॉ। देखिए उसका जो रीजन है ना, उसका रीजन साइकोलॉजिकल एंगल से बड़ा सिंपल सा है। दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं इस रीजन को देखने के। पहला, कई लोग अपने बॉसेस को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उनमें अपने माँ बाप देखते हैं। कई लोगों के माँ बाप जो हैं वो काफ़ी कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स होते हैं। बढ़ते हुए बच्चे की आवाज़ दबाते हैं, बढ़ते हुए बच्चे की जो ख्वाहिशें हैं उनका गला घोंटते हैं, बढ़ते हुए बच्चे को उसकी बात कहने से टोकते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस को मुखर होने से रोकते हैं। और जब बॉसेस इसमें से कुछ भी करने का सेम्बलेंस भी दिखाते हैं तो उनके अंदर पीछे की जितनी मेमोरीज हैं फ्रेश हो जाती, वो सारी फ्रेश हो जाती है। हाँ। पहला, कुछ लोगों को अपने बॉसेस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो उनमें अपने माँ बाप देखते हैं। दूसरे, कुछ लोगों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो उनमें अपने माँ बाप देखना चाहते हैं। देखना, हाँ, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप जो हैं वो उनको जो है वो कभी रोकते नहीं अपनी बात कहने से, उनके यकीन को और उनके फ़लसफ़ों को जो है वो काफ़ी तवज्जो देते हैं, और उनकी जो तवक्को है, उनके जो चेज़ेस हैं लाइफ में उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल होते हैं। पर अब दिक्कत यह है कि फिर उनको आदत पड़ जाती है तो वो अपने बॉसेस में यही माँ बाप फिर देखना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और वो मिलता नहीं है, और वो मिलता नहीं। अब यही आप देखिए ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सास इसीलिए तो नहीं पसंद होती लोगों को, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि विद एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, सारे लोगों को सास पसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि उसमें आप अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। तो जब आप उसमें अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि माँ को ही बीच बीच में सास होने की झलक दिखा देनी चाहिए ताकि बाद में जाके बेटा या बेटी, सिर्फ लड़की के लिए नहीं, बेटा या बेटी अपनी सास में माँ को ढूंढने की कोशिश ना करे। सेम पिता के लिए। Such a unique example you gave. One has to do that. तो बाद में बेचारे किसी और वुमन या किसी मैन के ऊपर ठीकरा फूटे, उससे अच्छा आप ही थोड़ा बहुत जो है वैक्सीनेट करते रहिए। Since we are talking about the bosses and the mother-in-laws, so if we talk about work front, competitions होना चाहिए, whether it's like people say it's healthy, unhealthy competition है, तो competition आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो is it like good or we should try to हमें सिर्फ अपनी लाइन लंबी करने के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, जो भी ये कहता है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि कंपटीशन तो हमारे इंसान होने की प्रताड़ना का हिस्सा है। उसका रीज़न, रिसोर्सेज जब भी कम होंगे और सीकर ज़्यादा, तो कंपटीशन तो आएगी। आपको मालूम है, हमारे सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे भाई बहन। क्यों? क्योंकि वो पहले वो लोग होते हैं जिनके साथ हम कॉम्पीट कर रहे होते हैं मैटरनल या पैटर्नल अटेंशन के लिए। साइकोलॉजी के हिसाब से समाज ने भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, इन सब के रिश्तों को जोड़े रखने का प्रयास इसीलिए किया क्योंकि वो नेचुरल कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के, पहले नेचुरल खालिस कॉम्पिटिटर्स। इसीलिए जब दो भाई लड़ते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, दुश्मन भी ऐसे नहीं लड़ सकते। जब दो बहनें एक दूसरे से खार खाती हैं तो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, वैसा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। We know it. जब ये तो क्या है, वो सारे कॉम्बिनेशंस में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, और वो आई थिंक चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। और अगर ये पीठ के बच्चे हैं, जिसको समाज में कहा जाता है, यानी ये अगर 2-2.5 साल के गैप वाले हैं, तब तो आप पूछिए मत। भाई 6-7-8 साल अगर गैप हो जाए तो फिर भी नॉर्मल है, क्योंकि जो बड़ी बहन या बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई या बहन की तरफ एक फादरली मदरली टच रखने लग जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर ये हुआ तो विद सम एक्सेप्शंस, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग लाइक ऑलवेज और नेवर, क्या होता है कि एक बच्चा जैसे ही सेंसेस में आता है
सवा डेढ़ साल का हुआ, उसको अपनी माँ और अपने पिता से लाड़ होना शुरू होता है, इतनी देर में अगला बच्चा, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर अगला बच्चे का ख्याल होने लग जाता है, और वो जब वो 2.5-3 साल का होता है तब तक अगला बच्चा आ जाता है। yes. तो उसको लगता है ये क्या बात हुई, ये निगाह तो मेरे लिए थी, ये नजर तो मेरी थी, ये मेरा हिस्सा उधर क्यों जा रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, कंपटीशन नेचुरल। अब जहां तक इसको हम कॉर्पोरेट में ले जाएं, तो कॉर्पोरेट में कंपटीशन तो होना जरूरी है। वो इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगेन, जब भी आप लेस रिसोर्सेस को ज्यादा सीकर्स देंगे तो कंपटीशन हो ही जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, कस्टमर के लिए कंपटीशन होना ही है, जॉब के लिए कंपटीशन होना ही है, प्रमोशन के लिए कंपटीशन होना ही है। क्यों? सेम डेफिनेशन, जब कम रिसोर्स को ज्यादा लोग सीख करेंगे। हेल्दी और अनहेल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, व्हेन एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी आपने साम दान दंड भेद, आप बाय हुक और क्रुक वो करना चाहते हैं, तब वो अनहेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी कंपटीशन व्हेन एंड्स आर एज इंपॉर्टेंट एज मीन्स एंड मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स। आप कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचेंगे, जब इन दोनों बातों को आप बराबर तवज्जो देते हैं, तब वो हेल्दी कंपटीशन माना जाता है। तो हेल्दी कंपटीशन तो हमेशा ही अच्छा होगा, पर दुनिया में कहाँ हुआ है आइडियलिज्म। मुझे लगता है जहाँ इंसान होगा वहाँ पे अनफेयर तो अपने आप आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको धीरे धीरे अनहेल्दी कंपटीशन को कम करने की कोशिश भी करनी चाहिए, और अनहेल्दी कंपटीशन हमेशा रहेगा, इस बात को बर्दाश्त करने की अंदर से कुव्वत भी लानी पड़ेगी। Beautiful, sir. So I just wanted to ask, as I mentioned, we run a community of mothers, whereas we have like around 47,000 mothers connected. It's an amazing feat to achieve. Thank you so much, sir. So, sir, I just wanted to ask, there are so many females who keep putting up things there, anonymous पोस्ट आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, कई लोग कुछ ना कुछ एडवाइस सीख करते रहते हैं और वो एक दूसरे से ही पूछते हैं। तो सर, अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आइदर लाइक मेल के साइड से या फीमेल के साइड से, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, बट उसको लेके दे आर फेसिंग मेजर इश्यूज और वो बहुत वोकल हैं अबाउट इट। मतलब even if I tell you, I have got like 2-3 calls, whereas since I am into travel, running a travel agency, she called me up and she said, I have a doubt on my husband that, you know, he's involved somewhere, so can you just check, I'll be giving his tickets, where is he going? I said, I cannot do that for you, but I could sense it that people are suffering a lot. So how do you cope up with that, और क्या एडवाइस दी जानी चाहिए? दो आई नो आप हैं यहाँ पर एडवाइस के लिए, बट समटाइम्स बीइंग अ मदर दे फील सो, यू नो, एक कंफर्ट उनके पास होता है कि वो मुझसे बात कर लेती हैं। तो व्हाट नीड्स टू, ये इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे सर? कोमल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कब नहीं थे? हमेशा से थे। ये तो क्या है, सोशल मीडिया, साइकोलॉजी में कहावत है कि लॉस्ट ऑब्जेक्ट इज आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। तो जो भी वक्त चला जाता है हमको लगता है वो बड़ा हसीन था, और जो भी वक्त अभी चल रहा है वो बहुत बुरा है। पहले तो मैं किसी भी रिश्ते को प्री मैरिटल, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, इनमें बांटने के सख्त खिलाफ। मेरा मानना है कि इंसान सारे रिश्ते बनाता है एक सस्टेनेबल सुख के लिए। सस्टेनेबल सुख, सिर्फ सुख नहीं, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अब सस्टेनेबल सुख के लिए रिश्ते जब बनते हैं तो उनके प्रारूप जो हैं वो अक्सर बदलते रहेंगे, क्योंकि सुख जहां मिलना बंद हुआ वहां सुख अट्रैक्ट्स, दुख रिपेल्स। सिंपल सा उसूल। आज के वक्त में हमारा सामाजिक ढांचा जिस तरीके से फ्रेगमेंट हो रहा है, उसकी वजह से आप किसी भी रिश्ते में अब सामने वाले को सेंस ऑफ ड्यूटी से नहीं रख सकते, सेंस ऑफ प्लेजर से रख पाएंगे, सेंस ऑफ हैप्पीनेस से रख पाएंगे, विथ ऑफ कोर्स स्पाइक्स एंड डिप्स ऑफ बीमारी, हादसा या किसी को खोना। भाई बीमारी होती है तो सामने वाला सुख का स्रोत नहीं रहता है, पर अगर ओवरऑल एक सुख का स्रोत बना हुआ है सामने वाला, तो फिर वो वाली स्पाइक को या डिप को आप झेल जाते हैं। मुझे लगता है ये जिस भी जगह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की टर्म आई है, वो शख्स पक्का क्रिटिकल रहा होगा उस रिश्ते की तरफ, तभी उसने एक्स्ट्रा मैरिटल बोला। जैसे एक टाइम पे समाज ने कहा नाजायज बच्चे। कौन से नाजायज बच्चे? बच्चे हमेशा जायज होते हैं, रिश्ता नाजायज था।
पर चूंकि रिश्ता नाजायज था तो आपने बच्चे को नाजायज कैसे कह दिया? बच्चा तो हमेशा जायज ही रहेगा, बच्चा तो हमेशा वाजिब ही था। मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज नो रेडीमेड सॉल्यूशन टू अ मैन मेड प्रॉब्लम। यहाँ मैन जेंडर न्यूट्रल वर्ड की तरह मैंने यूज किया। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता, मैं इसे कहूँगा ट्रांसग्रेशन फ्रॉम मैरिज, मैरिज से निकल के जो रिश्ते बनते हैं, उसमें मैं कभी नहीं कह सकता कि ये किसी एक वजह से बनता है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास इतने लोग आते हैं जिनके इस तरह के रिश्ते रहे हैं, और यकीन मानिए उनमें से कई रिश्तों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे आखिरी तक अपने अंदर के मैन की वैल्यूज और एथिक्स को सस्पेंड करते हुए उन्हें सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं सो कॉल्ड एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देने या जायज करने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि किसी भी तरह के ह्यूमन बॉन्ड को हम एक स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच से, एक वाटर टाइट अप्रोच से, एक विंडो में बंद कर दें। अब आऊं आपकी बात पे वापस कि ये रिश्ते क्यों बढ़ रहे हैं। ये रिश्ते इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इंडिविजुअल का राइज हुआ है। अब इंसान को सोशो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से ज्यादा इंडिपेंडेंस महसूस हुई है। और वो शख्स अब अपने सुख को सर्वोपरि रखने लग गया। और जब वो उस सुख को नहीं पा सकता एक रिश्ते से, तो वो सुख के नए जरिए तलाशता है। मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगा कि अगर आप सेक्स को और लव को अलग कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी समाज में। पर अगर वो इंटरट्वाइंड है, अगर वो एक दूसरे का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि कई बार आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को इस तरह भी देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच तीसरा तभी आ सकता है जब दो लोगों के बीच में जगह हो। अगर वो जगह ही नहीं बनती तो वो तीसरा कैसे आता? अब कुछ केसेस में ऐसा है कि वो जगह नहीं थी, लेकिन उनमें से एक की ख्वाहिश इतनी बढ़ गई थी जो सामने वाला पूरी नहीं कर पाया। एक केस में सामने वाले ने इतनी एम्पैथी ही नहीं दिखाई कि एक को लगे कि इस रिश्ते में थोड़ा सफर करके भी रहा जाए। तो मैं इतने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ इतना तो पक्का कह सकता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिनको कहते हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि, फिर से पहले क्वेश्चन के जवाब पे जाऊं, हम अपने जिंदगी के जो लोग हैं उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल नहीं है, बदलाव को बर्दाश्त, एक्सेप्ट, चेरिश और सेलिब्रेट करने के, उसकी इच्छाओं में आने वाले बदलाव, उसकी ख्वाहिशों में आने वाले बदलाव, उसकी सेक्स ड्राइव में आने वाले बदलाव, उसके सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटिंग की तरफ आने वाले बदलाव। हमारे यहां तो आज भी एक मेल फीमेल को या फीमेल मेल को कई बार ये नहीं बता पाता कि उसे दरअसल क्या अच्छा लगता है साथ होने के उन पलों में। Very correctly said. मतलब they can get physically naked together, but they never get mentally or emotionally naked with each other. True, true. अब आप ही बताइए, मेरे पास एक इंसान आता है और आके कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, एक लड़का या लड़की कहती है कि क्योंकि मैं जो हूँ वो जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ। हाँ. तो मैं उसकी तरफ देख के कहता हूँ कि अगर आपने इसलिए किया होता वो रिश्ता तो आप यहाँ नहीं होते। हाँ. अगर आप यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट सामने बैठे हुए हैं तो उसकी कोई वाजिब वजह है जो दुनिया और समाज कुछ भी कहे। हाँ. मैं उस वजह को रिस्पेक्टफुली देखता हूँ, एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, ना ही मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। हाँ. पर मैं रिस्पेक्ट आखिरी तक रखूंगा। इट इज बिकॉज समवेयर हमारा सेल्फ आगे आ जाता है, या हमें लगता है सेल्फ ईगो, यू कैन से कि अब मेरी भी आइडेंटिटी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इज देयर एनीथिंग, बिल्कुल राइज ऑफ द इंडिविजुअल, या और समथिंग लाइक सोशल मीडिया, कहीं कहा जाता है इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, और इट्स लाइक आप सोशल मीडिया पे देख के भी चीजें थोड़ा समवेयर यू नो इट कम्स फ्रॉम देयर। देखिए सोशल मीडिया ने कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया ने फैसिलिटेट अच्छा कर दिया। फैसिलिटेट कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। भाई मियाँ बीवी कह लें या कोई भी रिश्ते में जो है वो कह लें, वो लड़ लिए, अब वो लड़ लिए तो रात को जो है वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पीट करके सो गए। हाँ. अब इसमें से एक ने क्या किया, इसको अच्छा महसूस करने की बड़ी ख्वाहिश हो रही है, और चूंकि सोशल मीडिया ने हमको अच्छा महसूस करने की खुजाल दे दी है, हाँ. लगातार अच्छा महसूस करने की खुजाल दे दी है, और लगातार अच्छा महसूस करने के एवेन्यूज खोजने के भी खुजाल दे दिए। वो सोशल कंपैरिजन भी शुरू हो गया ना, क्योंकि वर्टिकल कंपैरिजन है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं, अपने आसपास के लोगों से, सब दूर के लोगों से। अब रात को इसको अचानक से
लगा कि मुझे अच्छा महसूस करने का एक डोज चाहिए, तो इसने क्या किया, इसने अपनी किसी पुरानी कॉलेज फ्रेंड, किसी स्कूल फ्रेंड को जो है इसने अचानक से बस हाय लिख दिया। या एक लेडी ने अपने स्कूल या कॉलेज फ्रेंड को या कलीग को हाय लिख दिया। अब बदकिस्मती से उसी वक्त वो शख्स जो है वो शायद पीट करके सो रहा था, उसने वहां से जवाब दे दिया कैसी हो, सब ठीक है ना। अब इसने कह दिया हाँ सब ठीक हूँ, नहीं कुछ अलग लग रहा है, बस अब यहाँ से शुरू हो गया किस्सा। तो ये फैसिलिटेशन जो है, ये व्हाट्सएप ने, ये फेसबुक ने, इंस्टा ने बहुत इजी कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया, पर ये वजह नहीं है। सोशल मीडिया वजह नहीं है, सोशल मीडिया व्हीकल है। एंड वी हैव टू सेपरेट वजह फ्रॉम व्हीकल। वजह तो कहीं गहरी है। अब हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सारे रिश्ते सुख की बुनियाद पर चलते हैं। अब आपकी बहू, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, आपका कलीग, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, सस्टेनेबल सुख अगर आप इंश्योर नहीं कर रहे हैं तो इस रिश्ते में ज़्यादा वक्त तक या लगातार बने रहने में मुश्किलें पाएगा। और आई थिंक सर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से, आप जैसे कह रहे हैं सोशल मीडिया इज़ नॉट द major reason to do this, but suppose one of my friends, she is traveling somewhere out of India along with her husband, every third month she is traveling, और वो उसको सोशल मीडिया पे डाल रही है। अभी तक तो मुझे नहीं पता था ना that she has इतनी एक्सटेंसिव ट्रैवल इन लोग का हो रहा है, but when she is putting up the pictures, I will start feeling मेरा हस्बैंड तो मुझे कहीं नहीं ले जाता। That's so true. या husband will start thinking कि her wife is working somewhere, शी इज़ गेटिंग एन अवार्ड्स एंड अवार्ड्स, इतनी इनको रिकॉग्निशन मिल रहे हैं, बट मेरी वाइफ तो शी इज़ होम मेकर, शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। अब हस्बैंड को तो तभी पता चला ना जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आई। तो आई नो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा एक एड ऑन है, बट समवेयर उससे हम कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं और एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ जाता है और फिर ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट हैविंग दैट कंपैरिजन। वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही पकड़ी बात। सोशल मीडिया जो है, और आप कब तक अवॉइड करोगे? हाँ, वो हमारी ख्वाहिशों को हवा देने वाली जो एक कोशिश है वो वहाँ से शुरू हो जाती है। देखिए आप जो है वो जब भी कभी बारूद को आग के आसपास रखेंगे तो कुछ तो हो गई। तो हम सब जो है वो अपने अंदर की जो एनिमल डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो जिनसी ख्वाहिशें हैं, उनको सब दबा के चलते हैं। फिर अचानक सोशल मीडिया जो है वो कहीं से क्या करता है, वो वहाँ पे आग को हवा देता है और आग जो है वो और भड़कती है। आपने सही कहा। इसीलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि इंसान को सोशल मीडिया के अपने एक्सपोजर को रेगुलेट करना आना चाहिए। अभी आप कुछ वक्त पहले कह रही थी कि मैं फेसबुक पे हूँ, एक्चुअली मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। लेकिन सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट अपनी पोस्टिंग करता हूँ। मुझे किसी और की ज़िंदगी से मतलब ही नहीं। मैं ऑलमोस्ट, आपने मुझे कभी भी किसी पोस्ट लाइक करते हुए नहीं देखा था। मैंने आज तक किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं दिया विश, मैंने किसी को हैप्पी दिवाली नहीं किया, पर मेरे सारे रिश्ते बड़े इंटैक्ट हैं। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि सोशल मीडिया एक आदत है जिसको आप लगाते हैं और उसके बाद वो आदत जो है आपकी फितरत बदलने लगती है। तो आप उसे चॉइस रखिए, हैबिट मत बनाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और इस पे कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही थी गीता में, जो वो अर्जुन को समझाते हैं जब, कि एक सुलझा हुआ स्थित प्रज्ञ इंसान होने के लिए क्या करना चाहिए। वो लाइन बड़ी खूबसूरत है। वो है यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, कूर्म मतलब कछुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी इंसान की प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, उसी के इंसान की बुद्धि स्थिर रहती है जो जिस तरह से कछुआ कूर्म अपने अंगों को जब जरूरत हो तभी बाहर निकालता है, अदरवाइज समेट के रखता है। उसी तरफ से आप अपने इंद्रियों को, यानी अपने सेंसेस को, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको उतना ही फैलाएं जितनी जरूरत हो और उसके बाद जो है विड्रॉ कर लें। अगर आप पूरे टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे हैं, पूरे टाइम जो है वो पूरे टाइम आप चाहते हैं, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज वो आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, आप इतनी रील सेव कर रहे हैं, इतना सारा कंटेंट, और मुझे लगता है आज के टाइम में लोग रीड नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात। विजुअल्स देख के इतने इंप्रेस हो जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। आप वो करते रहते हैं और फिर वही है ना, यू कीप स्क्रॉलिंग एंड यू डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस चक्कर में क्या होता है, आपको पता नहीं है कि कब विड्रॉ करना है। यस, आप जो है रील स्क्रॉल करते करते 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं आप वो पैटर्न तोड़ ही नहीं पा रहे, वो अब आदत बन गई है जो फितरत चेंज करेगी। मेरा इसीलिए मानना है, देखिए आज आप और मैं क्यों बात कर रहे हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया इस शो पे आपके, इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं
ज़्यादा चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। आपने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ों के बारे में कम जानता हूँ। इंसान को अपने एक्सपोजर को लिमिट करना आना चाहिए, ख़त्म करना नहीं। हाँ, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, एज आई सेड, हम लोग का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वहाँ क्रिएट हमने किया हुआ है जिसमें वी आर हेल्पिंग मदर्स टू अचीव देयर टारगेट्स, देयर बिजनेसेस, ग्रो देयर बिजनेसेस. सो आई थिंक अगर हम इसको वाइजली यूज़ करें तो इट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल वेपन टू इट इज़. आपने देखिए हेल्प यू. कितना अच्छा मोबिलाइज किया है. अब yes. यही है ना कि आप उसे यूज़ करते हैं. वो तो क्या है, उस तरह है. वो उस तरह बंदर के हाथ में जाएगा तो वो इस तरह उस तरह ही चलेगा, है ना. उसका क्या कर सकते हैं. So since we have a community, so any last message to all the mothers who are watching us live? मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज एज अ साइकोलॉजिस्ट देना चाहता हूँ आपको. माँ कभी भी एक पर्सन नहीं था. माँ कभी भी एक शख्स नहीं था. माँ इज अ कॉन्सेप्ट. माँ, दादी माँ, नानी माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ, मासी, मामा, मदर, टीचर. माँ एक शख्स की तरह देखे जाने से एक औरत की तौहीन होती है. एक वुमन जिस दिन माँ बनती है, फॉर सम रीजंस उसको ऐसा लगने लगता है कि या तो उसकी जिंदगी उसको बदलनी पड़ेगी या उसके परिवार को लगता है कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए. मैं मदर्स डे पे एक बार एक पोस्ट लिख रहा था और मैंने कहा था कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी, कि हमने एक औरत को जैसे ही माँ बनती है वो उसके अंदर की औरत को मार देने की साजिश रचती है. और इसमें सच कहूँ तो विमेन भी शामिल हो गई. आई थिंक 80% विमेन शामिल हो गई. हाँ, विमेन शामिल हो गई. 20% मैंने और विमेन शामिल हो गई. मैं जब देखता हूँ ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स का ऐड तो बहुत दुख होता है. आप लाइन सुनिए, एक औरत जब तक मां नहीं बनती तब तक अधूरी होती है. व्हाट द हेल. ये किस बेवकूफ, किस अहमक की इन्वेंशन है ये लाइन. एक औरत मां बने ना बने पूरी होती है. एंड सर इस पैरामीटर के कारण जो आपको एक मदर को, एक फीमेल को बांध दिया गया है, उसके कारण ना वो हर जगह अपना 100% देना चाहती है. That's so true. At every field, everywhere. Like she thinks if she's working, she should give 100% at the work field, because again नहीं तो उसको compare किया जाएगा और she won't get the rewards जो वो deserve करती हैं. So true. If she's at home at that time, her in-laws and her family and even the kids, they would want her to work as a हाउसवाइफ, 24/7 हाउसवाइफ की तरह काम करे. तो मदर के साथ एक ये हो जाता है कि नो, शी वांट्स 100% इन एवरीथिंग. उसको लगता है मैं यहाँ कहीं छूट ना जाऊँ. और ये चीज़ आई थिंक उसके लिए आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा वो जो एक टर्म हम हमेशा कहते हैं मल्टीटास्कर, वो एक टर्म में जो ट्रैप में फंसती हैं तो वो फंसती चली जाती है. एंड आई थिंक पूरी लाइफ अगर आप देखें तो मदर्स या फीमेल्स की बात करें तो हेल्थ क्यों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फीमेल्स के साथ क्यों होती है. इफ़ आई गिव एन एग्जाम्पल, वो सारे काम मैनेज कर रही हैं बट वो उसकी हेल्थ को सबसे लास्ट में रख रही है. वाई? बिकॉज शी वॉन्ट्स 100% इन एवरी फील्ड वेयर एज शी इज. तो सर ये मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा ट्रैप है, व्हाट आई फील. एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दैट? मतलब आपने जो कहा वो बिल्कुल एकदम स्पॉट ऑन था. क्यों? क्योंकि आप तो खुद उसको जी रही हैं. yes. मैं तो आई स्टिल हैव एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन बिकॉज आई एम नॉट अ वुमन. कुछ भी कह लूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ बट आई एम नॉट अ वुमन. पर फिर भी मैं अगर साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से कहूँ, मेरा मानना है कि आप ध्यान से देखिए समाज ने क्या किया. माँ को भगवान के साथ कंपैरिजन करके, माँ को भगवान के साथ कंपैरिजन करके या भगवान को माँ के साथ कंपैरिजन करके एक वुमन का सबसे बड़ा लॉस कराया गया. भाई बच्चे को हम मैमल कहते हैं, पैपल तो नहीं कहते. हम सब मैमल्स हैं, है ना. हम पैपल्स तो है नहीं. तो माँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैमल्स में माँ आ गई है, पैपल्स तो है नहीं हम. पर माँ को इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई हमारे समाज में ताकि एक वुमन को उसकी ख्वाहिशों, उसकी ज़रूरतों, उसकी किसी भी तरह की तकलीफ़ों के बावजूद उसको एंगेज रखें अगली पीढ़ी को बड़ा करने की कोशिश में. उस साजिश में उस पर्सन के अंदर की वुमन जो है वो हमने मार दी. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी. ये लाइन, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता. आप माँ जो है
वो जो है वो मैं तुझे बतलाता नहीं पर अकेले में से डरता हूँ मैं माँ, है ना, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। हर जगह आप देखेंगे माँ माँ, हर जगह माँ। आपने कितना प्रेशर बिल्ड कर दिया, कितना प्रेशर बिल्ड किया। और कभी आपने ये सोचा उसको भगवान से कंपेयर करके हफ्ते के 7 दिन पूरे 45-50 साल सुबह 5:30 बजे से उठा के रात को 12:30 बजे तक जो लगातार काम करा रहे हैं आप, अगर एक दिन चूक जाती है तो गिल्ट में आ जाती है। एक दिन अगर थोड़े वक्त तक लेट ले तो उसे रंज महसूस होता है। माँ होना एक रोल है औरत का, एकमात्र रोल नहीं है औरत का। ब्यूटीफुल सर। और उसे उस रोल को चेरिश करना चाहिए, चैंपियन करना चाहिए, लेकिन उस रोल को अलग बाकी लोगों से बांटना चाहिए। पिता भी माँ है, दादा भी माँ है। ये मेन को ये प्रिविलेज कहां से मिल गई कि वो जो है वो बच्चे की परवरिश से अचानक से अलग हो गए। उनको भी लाइए इसमें। और वो जो कोलैबोरेटिव मदरहुड होगा उसमें यकीन मानिए सबसे ज्यादा एक औरत आजाद होगी। ये सर, और ये मैसेज मैं हमेशा अपनी मदर्स को भी कहती हूँ कि हमेशा ना एक सर्टिफिकेट के लिए मत ढूंढो, एक अप्रूवल्स मत लोगों से पूछते रहो। एनी मदर, whether she is working or she is not working, she is a good mother. And every mother is working, बस कुछ mothers का ऑफिस किचन है। ऑफिस किचन है, yes. That's it. Thank you so much sir. It was wonderful having you with us. और मैं आपको कोशिश करूंगी कि हम आपको एक बार फिर डिस्टर्ब करें, और क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया और मुझे ऐसे लग रहा है मेरा दिल अभी भी नहीं भरा है आपसे, तो सर आई वुड लव टू कॉल यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. Absolutely. Thank you. Thank you so much. Thank you.